हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत जो हुई थी व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष तक व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति किया गया और आगे चलकर उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया, क्योंकि जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति हो रहा था उससे राजनीति के क्षेत्र में कोई अच्छे परिणाम नहीं आ रहे थे। उस समय विश्व में अनेक समस्याएं थी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध होना, परमाणु युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना और विश्व के अनेक देश में युद्ध जैसी स्थिति का बना होना। तो इस कारण से जो राजनीति विज्ञान के विचारक थे उन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष व्यक्त किया और उसकी शुरुआत जब हुई, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की शुरुआत 1969 में मानी जाती है। सितंबर 1969 न्यूयॉर्क के अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन 65वें सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में डेविड स्टन ने व्यवहारवादी अध्ययन के प्रति असंतोष व्यक्त किया और उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत किया। और तो क्या था कि व्यवहारवादी अध्ययन के प्रति केवल वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के कारण जो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के विषय की तरह बना देने की जो कोशिश किया गया व्यवहारवादियों द्वारा, उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया, क्योंकि राज्य और समाज में रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। उनका आप प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत किया गया। और उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत इसलिए किया गया क्योंकि व्यवहारवादी केवल वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति का अध्ययन करते थे और राजनीति में जो विश्व की समस्याएं थी उसके लिए उनका अध्ययन अनुपयोगी था। जैसे विश्व में बहुत सारी समस्याएं थी, विश्व में राज्यों के बीच तनाव, शीत युद्ध और जो राज्यों के बीच में आपस में तनाव होता था, और जो सामाजिक समस्याएं होती हैं जैसे पर्यावरण, गरीबी, प्रदूषण, और ये सब समस्याओं के ऊपर राजनीति विज्ञान के विचारक जो थे व्यवहारवादी, उसके लिए वो कोई अध्ययन नहीं करते थे। वो केवल जो स्थिति होती थी उसका वो अध्ययन करते, जैसे कि विश्व में गरीबी कितनी % है, तो केवल वो ये बताते थे कि विश्व में गरीबी कितनी है, उस गरीबी से छुटकारा कैसे पाया जाए, गरीबी से मुक्ति कैसे किया जाए, इसके बारे में उनका कोई अध्ययन नहीं होता था। वो केवल जो स्थिति होती थी उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करते थे और उसके बारे में वो अपना रिपोर्ट देते थे। तो व्यवहारवादी अध्ययन क्रांति के उदय के कारण व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी केवल एक वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरह की जैसे वो राज्य के से सूचनाएं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था क्या है, सरकारी योजनाएं कि कैसे कितना पहुंच रही हैं, उसके बाद में उसके बारे में जैसे गरीबी का अध्ययन करना, साक्षरता का अध्ययन करना, ये बताना कितने % लोग गरीब हैं, कितनी अशिक्षा है, लेकिन उसको दूर करने का ये उपाय नहीं बताते। अध्ययन पद्धति का मतलब ये इनका वैज्ञानिक पद्धति था। जैसे विज्ञान में तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, उसको व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, और जब कोई परिणाम निकालता है तो उसके बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो उसके
तथ्य होते हैं वैज्ञानिक रूप से, उनका स्वभाव में बदलता नहीं है। और राज्य में रहने वाले सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है। तो प्राकृतिक विज्ञानों जैसा हम लोग राजनीति विज्ञान में उतना सटीक अध्ययन करना संभव नहीं है। और शोध के प्रति असंतोष, तो क्या होता था कि जो व्यवहारवादी अध्ययन होते थे वो क्या होते थे, वो मूल्यों की उपेक्षा करते थे। मूल्यों की उपेक्षा, मूल्य यानी जैसे उचित अनुचित, उचित अनुचित, जो हम अपना अध्ययन कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, अध्ययन पद्धति जो है उसका उपयोगिता कितना है, हमारे अध्ययन से राज्य को, राजनीति को लाभ क्या होगा, इन सब बातों का वो ध्यान नहीं देते थे। और विश्व की समस्याएं, विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, विश्व में तनाव बहुत बड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तनाव था विश्व में, शीत युद्ध था, शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच आपस में जो प्रतिस्पर्धा था, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का, उसी को शीत युद्ध बोला जाता है। और परमाणु हमले जैसी स्थिति, विश्व में गरीबी, विश्व में पर्यावरण की समस्या, इन सब समस्याओं पर व्यवहारवाद अपना ध्यान नहीं देते थे। वो क्या करते थे, विश्व में कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, किस देश में लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, कितनी समानता है, कितना भेदभाव है, महिलाओं को कितना स्वतंत्रता समानता मिला है, कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं कितनी आर्थिक रूप से संपन्न है, इन सब चीजों के बारे में वो केवल एक डेटा, केवल एक अपना रिपोर्ट देते थे। लेकिन इन सब समस्याओं जैसे पर्यावरण, विश्व की जो विश्व में तनाव था, युद्ध जैसी स्थिति थी, उन सब समस्याओं से निपटने के लिए व्यवहारवादी उसका कोई उपाय नहीं बताते थे। इसी कारण 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में डेविड ईस्टन के द्वारा शुरुआत किया गया उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद कोई एक व्यवहारवादियों के प्रति उनका विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं था। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति में एक सुधार था, व्यवहारवाद में सुधार था। एक सुधार क्या था, सुधार ये था कि हमें जो भी अध्ययन करना है उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर ध्यान देना है। विश्व की जो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढने के लिए अब हमें अध्ययन करना है। तो अब आप जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति था उत्तर व्यवहारवाद, उसकी मान्यताएं क्या थी। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन की प्रमुख मान्यताएं।
कि जो उत्तरवादी व्यवहारवादी अध्ययन था वो किस प्रकार की अध्ययन की बात करता है, किस प्रकार का अध्ययन करता है, उसके बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। तो डेविड स्टन ने दो प्रकार की अध्ययन पद्धति की बात की थी। नंबर एक है प्रासंगिकता। कि जो भी अध्ययन किया जाएगा उसका प्रासंगिकता क्या होगी। और दूसरा है एक्शन कार्रवाई। कि जो भी उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति होगी वो तकनीकी पर ध्यान नहीं देगी, अध्ययन पद्धति पर ध्यान से ज्यादा जरूरत ये नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे राज्य में कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, कितना लोगों को स्वास्थ्य कैसी है, इन सब चीजों का हमें तो बहुत अच्छा एकदम पूरा सही जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन जो हमारा अध्ययन होगा उसका हमें जो उसका फायदा क्या होगा, उससे हमारी समस्याएं दूर कैसे होंगी, अशिक्षा है, गरीबी है, और तो इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक, तो हमें कार्रवाई पर ध्यान देना है। हमें ये बताना है कि किसी राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा हैं, तो उसका हमें वैज्ञानिक पद्धति से यानी हमें सर्वे करके पूरी जानकारी सही तो मिल जा रहा है, लेकिन उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा उसके बारे में बताइए, आप कार्रवाई कीजिए। ये था दो तरीका। डेविड स्टन ने बताया कि जो भी अध्ययन पद्धति हम लोग करेंगे उसका प्रासंगिकता क्या है, वैल्यू क्या है, उससे लाभ क्या मिलेगा, और जो भी हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में हमें उसको समस्याओं को दूर करने के लिए उसका उपाय भी बताना है। तो ये दो था। इसी के आधार पे अब जो प्रमुख मान्यताएं पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। नंबर एक है तकनीकी से अधिक प्रासंगिकता। प्रासंगिकता पर जोर। प्रासंगिकता माने इसेंस, महत्व क्या है। जैसे हम लोग किसी कोई तकनीकी से कोई फार्मूला के आधार पे हमें पूरे राज्य में गरीबी कितनी है इसका जानकारी मिल जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत जो गरीबी है उसको दूर कैसे किया जाए। तो हमें ऐसे अध्ययन पद्धति से कोई नहीं करना चाहिए। हमको ये इस बात को भी बताना है तकनीकी क्या है, हम बहुत अच्छा राज्य की जानकारी बहुत अच्छे तकनीकी से प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन हमें उस जो समस्या है उसको दूर नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसी अध्ययन पद्धति को छोड़ देना चाहिए। नंबर दो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर बल। जैसे विश्व में अमेरिका में जैसे गृह युद्ध हो रहा था 1970 के दशक में, क्रांति जैसी स्थिति थी, और विश्व में तनाव जैसी स्थिति थी शीत युद्ध के बाद अमेरिका और
विश्व के देशों में बहुत सारी तनाव जैसा था, युद्ध जैसी स्थिति थी, परमाणु हमले हो सकते थे। तो इन सब से बचने के लिए समाज में जैसे अशिक्षा है, ठीक, विश्व तनाव, विश्व में जो युद्ध जैसी स्थिति, अशिक्षा, गरीबी, लोगों में भेदभाव, जो इन सब विषय से समाज में रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, ये इन सब चीजों में बदलाव पे हम इस तरह से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करें कि इन सब चीजों में परिवर्तन आए। हमें केवल व्यवहारवादी क्या करते थे, परिवर्तन पर जोर नहीं था, जो जैसी स्थिति थी उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसके बारे में बता देना होता था। कितना समाज में अशिक्षा है, गरीबी है, समाज में कितना ज्यादा लोग को पोषण नहीं मिल रहा है, समस्याएं कितनी हैं, इनको बता दिया जाता था और वो इन समस्याओं से छुटकारा क्या मिले इसके बारे में नहीं बताते थे। तो जो उत्तरवादी अध्ययन पद्धति था उसमें क्या था कि वो सामाजिक परिवर्तन पर जोर देते थे। समाज में जैसे रूढ़िवादी, छुआछूत और जो समाज में भेदभाव था, अमेरिका में जैसे नस्लवादी भेदभाव था, उन सब चीजों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इन पर विचार दिया जाता है। सामाजिक समस्याओं का निदान, सामाजिक समस्याओं का निदान। अब विश्व के राज्यों में जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, अशिक्षा, गरीबी, भेदभाव, असमानता, जितनी भी समस्याएं हैं, युद्ध जैसी स्थिति, लोगों में, समाज में तनाव जैसी स्थिति, इन सब चीजों के बारे में कितनी ये समस्याएं कितनी हैं, अशिक्षा कितनी है, गरीबी कितनी है, भेदभाव का स्तर क्या है, असमानता कितनी है समाज में, इन सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करना और उनके बारे में सुझाव देना कि इन सब समस्याओं से निपटारा कैसे पाया जा सकता है। व्यवहारवादी क्या करते थे, केवल इन सब समस्याओं की वो बारे में बताते थे, इनके बचने के लिए इनको समाप्त कैसे किया जाए इसके बारे में नहीं बताते थे। तो ये अंतर है उत्तरवादी और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति में। तो जो व्यवहारवादी होते थे वो समस्याओं को हल करने की बात करते थे। नंबर 4 है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जो बैलूज होते थे, बैलूज जैसे समाज में, समाज या राज्य के अंतर्गत उचित क्या है, उचित अनुचित, जैसे भ्रष्टाचार, घोटाला, ठीक। और तो जो ये राज्य में समस्याएं होती थी, हर राज्य में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। कितनी घोटाला है, व्यवहारवादी ये बताते थे कि कितना % घोटाला किस राज्य में है, लेकिन उसकी समस्याओं का निदान नहीं बताते थे। तो जो ये मूल्य होते थे इनके बारे में बताना कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सामाजिक आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक समानता। तो राज्य में स्वतंत्रता पर, लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर, समानता पर और उनके
समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, भ्रष्टाचार और घोटाला। तो समाज में जो ये सब राज्य के अंतर्गत भ्रष्टाचार होता था, राजनीति में व्याप्त होती थी, इन सब चीजों पे व्यवहारवादी ध्यान नहीं देते थे। उत्तर व्यवहारवाद में इन सब मूल्यों को भी शामिल किया गया कि जैसे हमारे मूल्य होते हैं कि सभी को समान माना जाए, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता हो, सभी को आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, सभी को रोजगार मिले। इन सब चीजों के बारे में व्यवहारवादी अध्ययन नहीं करते थे। तो मूल्यों का महत्व दिया गया। वैल्यूज यही होते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जैसे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए, और लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान होना मानना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन सब चीजों पे जिसके आधार पे राज्य का निर्माण हुआ है, सामाजिक मूल्यों के आधार पे राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ है कि सबको शांति, सुरक्षा और अपना एक उत्तम जीवन जीने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। तो इन सब चीज के उद्देश्य की प्राप्ति का भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि व्यवहारवादी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। तो सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दिया गया कि समाज के लिए महत्वपूर्ण क्या है, इन सब चीजों का ध्यान दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद में, व्यवहारवाद में इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता था। और बुद्धिजीवी की भूमिका, बुद्धिजीवी की भूमिका, यदि आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो समाज में आप लोग के केवल ज्ञान प्राप्त है, आपको किसी बात की जानकारी है और आप उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं, उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि किसी बात का आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान को कर्म में आप नहीं बदलते हैं, कर्म में आप नहीं बदलते हैं तो आपको ज्ञान नहीं है। ठीक, जिसे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग क्या करते हैं, वो अपना सामाजिक अपने लिए क्या करते हैं, समाज से अपना कोई मतलब नहीं रखते हैं। आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, तो समाज में आपको जो जानकारी के आधार पे आपको समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पूरे तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें कि आप समाज से आपका कोई मतलब ना रहे, आप एक केवल लाइब्रेरी में बैठकर आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन समाज में के लिए आप कोई आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अर्थशास्त्री हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर हैं लेकिन आप में बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई आपके डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, कर्म पर ध्यान, कर्मनिष्ठ भी कार्रवाई पर ध्यान कि यदि समस्याओं की जानकारी आपको हो जाती है, समस्याओं की जानकारी हो जाने पर आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और विश्व की जो समस्याएं हैं, विश्व की जो समस्याएं जैसे विश्व की समस्याएं जैसे युद्ध की स्थिति, परमाणु युद्ध का खतरा, प्रदूषण,
पर्यावरण संकट इन सब चीजों के लिए भी राजनीति विज्ञान की, क्योंकि विश्व की जितनी समस्याएं हैं उनका जो हल कोई निकाल सकता है, तो राजनीति विज्ञान के जो विचारक होते हैं इन सब चीजों के बारे में भी अपने विचार दें और उनसे निपटा कैसे जा सकता है उसके बारे में विश्व को बताएं कि पर्यावरण संकट से, ग्लोबलाइजेशन जैसे पर्यावरण संकट है और प्रदूषण इतना फैल रहा है, महामारी हो गया, विश्व की जितनी समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब चीजों का भी अध्ययन उत्तर व्यवहारवादी के अंतर्गत किया जाता है। तो व्यवहारवाद केवल एक उत्तर व्यवहारवादी जो अध्ययन पद्धति था वो केवल एक सुधार था, उसमें वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना छोड़ा नहीं गया। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति में जो कमियां थी, जैसे उसने समाज के लिए उचित अनुचित क्या है उसको ध्यान नहीं दिया, मूल्य को शामिल किया गया और उसके बाद जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या होगा इसको कौन बताएगा, वो भी राजनीति विज्ञान के जो थिंकर हैं, विचारक हैं, वो इसके बारे में भी बताएं। तो उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन जो था वो उसमें मूल्य शामिल किया गया, हमारा जो अध्ययन पद्धति है वो हमारे लिए उचित कितना है, महत्व क्या रखता है, हमें इस पर ध्यान देना है, ना कि हमारा अध्ययन पद्धति बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सटीक है, हम जो भी डेटा, कितनी अशिक्षा, कितनी गरीबी, कितनी असमानता है, इसका हम लोग तो अच्छे से जानकारी व्यवहारवाद में देते थे, लेकिन उस समस्या का हल कैसे निकलेगा, उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसको बताने का काम उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति में शामिल किया गया कि राज्य के अंतर्गत जो राज्य की समस्याएं हैं, जो राजनीति की समस्याएं हैं, दुनिया में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी राजनीति का है और राजनीति विज्ञान के विचारक जो विश्व की समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के बारे में अपना विचार दें, उसके बारे में भी अध्ययन करें। ये सब चीजें उत्तरवादी व्यवहारवादी अध्ययन के में शामिल किया गया। तो ये था आज का आपका क्लास उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत 1969 में डेविड स्टन द्वारा शुरुआत किया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और पॉलिटिकल साइंस विषय के सभी क्लास ऐसे ही आते रहेंगे और आप पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ते हैं, उससे संबंधित यदि आपका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी टॉपिक्स पर ऐसे ही क्लास आते रहेंगे और यदि आप बीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके लिए यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।